यूपी में चुनाव क्यों है खास, सुर्खियां बटोरे पोस्टर खास। बीजेपी और सपा अब आई बसपा भी, क्या होगी आम जनमानस की नैया पार। आप सोच रहे होंगे आखिर ये पंक्तियां क्यों, क्योंकि पोस्टर वार लगातार देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। आप देख रहे हैं बात भारत की और आज बात करेंगे जिस तरीके से पोस्टर वार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होगी। इसको लेकर भाजपा, सपा और कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक पोस्टर में प्रदेश में खाद के संकट को लेकर भी भाजपा को घेरते हुए लिखा था कि बिक रही है खाद ऊंचे दाम में, भ्रष्ट भाजपाइयों के गोदाम में। वही अब तक डरे हुए थे, अब हिले हुए हैं और कई अन्य पोस्टर के जरिए भी सपा लगातार भाजपा पर हमले कर रही है। भाजपा और सपा के बीच सोशल मीडिया पर पोस्टर वार चल रही है। उन सब के बीच में आपको बताएं कि यूपी में उपचुनाव 2024, यूपी की 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हुआ है। मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव का ऐलान नहीं। 13 की जगह अब 20 नवंबर को वोटिंग जो है वो होनी है। वोटिंग का 23 को रिजल्ट आएगा। उत्तर प्रदेश में फूलपुर, गाजियाबाद, मझुआ, खैर, मीरापुर उपचुनाव होना है। 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो ये सब सीटें जो हैं हॉट सीट मानी जा रही हैं 2027 के लिए। सीमाओं, कठेरी, करहल और कुंदरकी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। करहल विधानसभा सीट जो है, यहां से अखिलेश यादव जीते आए और उनसे पहले उनके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव वो जीते आए। करहल विधानसभा सीट हमेशा से गढ़ रही है। पोस्टर वार आपकी टीवी स्क्रीन पर जिस तरीके से पोस्टर वार लगातार देखने को मिल रही थी, 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर। लखनऊ की राजनीति में इन तीनों पोस्टर वार ने जोर पकड़ा हुआ है। इस पोस्टर पर खासतौर पर समाज में बढ़ रही नफरत और सपा के विकास उन्मुख दृष्टिकोण का जिक्र किया गया है। इस पोस्टर पर खासतौर पर समाज में बढ़ रही नफरत और सपा के विकास उन्मुख दृष्टिकोण का जिक्र है। बिल्कुल 110% मिलेगा। सबकी सब सीटें बीजेपी जीतेगी और पूरी तरह से जो उपचुनाव है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। जैसे ही सारे सनातन धर्म के लोग, हिंदुत्व को मानने वाले लोग एकत्रित होंगे, सब जगह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पूरी जगह से हारेगी और सारी सीटें बीजेपी ही जीतेगी। कल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुरादाबाद के कुंदरकी में बहुत शानदार भाषण दिया है और उन्होंने इस पोस्टर वार जैसी चीज़ों को बहुत किनारे रखा। प्रदेश के जो असली मुद्दे हैं उन पे हमने बात की है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हर एक बात बहुत शानदार रही है। चाहे वो इलाहाबाद में नौजवानों पे लाठियां सरकार ने चलाई हैं या जितने भी उत्तर प्रदेश में खाद की समस्या हो, महंगाई हो, नौकरियों की कमी हो और जो पीडीए की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है, इन सारी चीज़ों को समाजवादी पार्टी ने एड्रेस किया है। हम मुद्दों पे ही चुनाव लड़ेंगे। इस सरकार से हमारा कोई सरोकार नहीं। योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही है उसका जवाब है और ये जो पोस्टर वार हो रहा है ये कार्यकर्ता जवाब दे रहे हैं हमारी पार्टी के। अभी हमारे नेता ने कोई जवाब नहीं दिया है। तो योगी आदित्यनाथ को अलर्ट हो जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमें क्या बात कहनी है। जब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इतना वोकल होकर उन्हें पोस्टर लगा के जवाब दे रहा है तो जनता किस मोड में बैठी होगी, ये शायद मेरे ख्याल से अभी बीजेपी समझ नहीं पाई है। उपचुनाव 2024 के इन 9 सीटों पे जब रिजल्ट आएंगे तो योगी आदित्यनाथ, आरएसएस, बीजेपी सबको ये इल्म हो जाएगा कि ये क्या था और क्या हो गया। बिल्कुल 110% मिलेगा। सब सीटें बीजेपी जीतेगी और पूरी तरह से जो उपचुनाव है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। यूपीएससी के छात्रों पर लगातार लाठीचार्ज हो रहा है, कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित तौर से ये पूरे प्रदेश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर भी जारी है। आज भी बीजेपी की जैसे बात हुई वहां पर भी पोस्टर लगा हुआ है, अली बजरंग बली दोनों ही चाहिए। कहीं लिखा जा रहा है अली चाहिए, बजरंग बली नहीं चाहिए। भाजपा के लोग पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, पूरे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर केवल और केवल आपस में भाईचारा जो है उसको खराब करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के रहते मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे देश एकजुट है, एकजुटता से काम कर रहे हैं। उपचुनाव को लेकर के क्या तैयारी है? उपचुनाव की तैयारी है, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से पूरी ताकत से हम आगे काम कर रहे हैं। ठीक है।
हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी। साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस की पूरी तैयारी है, उपचुनाव से पहले कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और साफ तौर पे पोस्टर वार को देखते हुए ये भाजपा की साजिश है। लगातार भाजपा साजिशन तहत जगह जगह पोस्टर लगवा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ गौरव पांडे, जगह 24/7 न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का आगाज होने से पहले पोस्टर पॉलिटिकल वॉर चल रहा है। समाजवादी कार्यालय हो या भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टरों से नए स्लोगन के साथ रोज सुबह आगाज होता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्टर लगाया था, बटोगे तो कटोगे। उसके जवाब में पीडीएफ फॉर्मूले पे समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगाया कि हम जोड़ेंगे और जीतेंगे। रोज सुबह कोई ना कोई नया पोस्टर। एक पोस्टर समाजवादी कार्यालय के बाहर लगा कि हमें अली और बजरंगबली दोनों चाहिए। तो दूसरा पोस्टर आज सुबह लग चुका है, अली नहीं बजरंगबली चाहिए, करहल से अयोध्या तक चाहिए, रावण नहीं राम चाहिए। इस तरह की धार्मिक राजनीति उत्तर प्रदेश में जोरों शोरों से चल रही है। 9 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा है। क्या इस पोस्टर वार से उपचुनाव में सियासी गलियारों के जरिए से जनता वोट देगी इन सियासी पार्टियों को जो धर्म की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं पॉलिटिकल पोस्टर वार के जरिए से? देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव में कौन जीतता है, कौन हारता है। महागठबंधन की सीटें आती हैं या तो भारतीय जनता पार्टी के परचम लहराता है। कैमरा पर्सन जुबैर के साथ रज़ा, लखनऊ, जेके न्यूज़ 24/7। साफ तौर पर हमने आपको बताया किस तरह से ग्राउंड जीरो पर बातें चल रही हैं इस पोस्टर वार को लेकर, और आपको प्रतिक्रियाएं अलग अलग नेताओं की सुनाई। भाजपा दावा कर रही है 9 की 9 सीटें जीतने का, और वहीं पर दावा सपा भी कर रही है सब सीटों को जीतने का। पर अब ये देखना होगा कि किस तरीके से ये मुकम्मल हो पाएगा भी या नहीं, चर्चा का विषय है। हमारे साथ चर्चा में हमारे कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अविरल मलिक हैं जो कि बीजेपी से नेता हैं, प्रवक्ता सपा से हैं धर्मेंद्र सिंह, और रवि अरोड़ा हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सबका स्वागत है इस चर्चा में, क्योंकि हर जगह पर यही चर्चा है पोस्टर वार की, और पोस्टर वार थमने का नाम नहीं ले रहा। खाली एक था, उसके बाद अनेक। किस तरह से देखते हैं आप डॉक्टर अविरल मलिक इन सब बातों को? जी नहीं, देखिए, जहां तक बात है पोस्टर वार की, भारतीय जनता पार्टी गरीबी के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है, इस बात को स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। और जहां तक बात है समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक, लंबे दौर तक, लंबे कालखंड के लिए सरकार रही है। उस कालखंड में किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माफिया पनपे, माफियाओं को संरक्षण प्रदान करने का कार्य किस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया, वो सबको नजर आया। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार, संत, हर वर्ग के, हर व्यक्ति के हित के लिए कार्य करती है। हम जाति और धर्म के आधार पर बिल्कुल कार्य नहीं करते हैं। जिस प्रकार के झूठे आरोप, अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर समाजवादी पार्टी के द्वारा लगाए जाते हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्यों से परे हैं और जनता को गुमराह करने के लिए है। जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, जितनी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, वो सबको मालूम है कि किस प्रकार से उन योजनाओं का लाभ हिंदू को भी मिला, मुसलमान को भी मिला, और मैं तो बल्कि कहूंगा मुसलमान को ज्यादा मिला, क्योंकि मुसलमानों को इन्होंने लाभ देने का कभी काम किया नहीं था। हमारी सरकार आने के बाद मुसलमानों को सीधा लाभ मिला, वो सबको नजर आ रहा है। बात अगर मुसलमानों की कर ली जाए, मुसलमान इस देश में 2014 से पहले तक इतना पिछड़ा क्यों रहा? मेरा प्रश्न इनसे है। 60 साल तक कांग्रेस पार्टी की इस देश में सरकार रही। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को केवल एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का जो प्रयास किया, जो कार्य किया, उसी के कारण मुसलमान वर्ग, मुस्लिम समुदाय लंबे समय तक पिछड़ा रहा। मुसलमानों को इन्होंने शिक्षा देने की बात नहीं की। हम चाहते हैं कि मुस्लिम वर्ग शिक्षित हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, संपन्न हो, लेकिन ये केवल और केवल यदि कुछ चाहते थे तो अपनी जेब भरना चाहते थे। ये धीरज साहू के मुद्दे पर जवाब नहीं देंगे, जो कि बहुत दुखद है। डॉक्टर अविरल, पर एक बात तो बहुत अहम है ना इसमें कि बेरोजगारी एक अहम मुद्दा रहा है, और इस बार जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें किस तरह के नतीजे आए थे? 33 सीटें मिली थी। पिछली बार 2019 में 62 सीटें थी बीजेपी की, एनडीए की, और इस बार 33 सीटें थी।
तो इस उपचुनाव के अंदर क्या क्या उम्मीदें हैं? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है उपचुनाव का, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए निश्चित रूप से 100% सीटों पर जीत दर्ज करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता से सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं। हम जनता के साथ मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं, जनता के साथ कार्य करने वाले लोग हैं, जबकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कार्य करने वाले लोग हैं। अगर अखिलेश यादव जी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी, राहुल गांधी जी की बात कर ली जाए, चर्चा कर ली जाए, तो ये कार्य और प्रचार करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, ये ट्वीट खेलने का कार्य करते हैं, जबकि हम जनता की समस्याओं का निवारण करने का कार्य करते हैं, समस्या का समाधान करने का कार्य करते हैं और जनता के बीच जमीनी स्तर पर रहते हैं। और जहां तक विषय है धर्म और संप्रदाय का, तो धार्मिक राजनीति को बल देने का काम, हिंदू मुस्लिम कराने का काम, हिंदू और मुसलमान के बीच खाई पैदा करने का कार्य यदि किसी पार्टी के द्वारा, किसी राजनीतिक दल के द्वारा किया जाता है, तो समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जाता है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाता है, इंडी गठबंधन के द्वारा किया जाता है। बहुत आरोप लगा रही हैं आप, पर इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि हमारे साथ सपा के प्रवक्ता भी हैं, उनसे चर्चा करेंगे। धर्मेंद्र कुमार जी हैं हमारे साथ। धर्मेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से ये पोस्टर वार जो है एक छिड़ गई है, बटेंगे कटेंगे, उसके बाद लगातार आज भी दोपहर तक सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अभी तक 5 एक के बाद एक अलग अलग एक्स के माध्यम से वहां पर ट्वीट किए हैं। तो क्या वाकई जिस तरह से ये पोस्टर वार चल रही है, तो क्या जमीनी सतह पे कुछ इसका असर देखने को मिल पाएगा इन चुनावों के अंदर? क्या जनता को लुभाने के लिए एक नया तरीका जो है वो अपनाना था? शाहिल जी, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, करीब 7 साल से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है और 2 कार्यकाल पूरा करके तीसरे कार्यकाल में केंद्र के अंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप इनसे जब भी सवाल करें या जनता जब भी सवाल करती है, इनके घोषणा पत्र को लेकर के और जनता के बुनियादी सवालों को लेकर के, तो चाहे चुनाव हो, कहीं चुनाव हो या आम समय हो, एक तुरंत मटन, मछली, मंगलसूत्र और भैंस खोल ले जाएंगे, संसाधनों पर कोई कब्जा कर लेगा से लेकर के कटोगे तो बटो तक आ गए। ये देश में कितने अच्छे अच्छे नारे हुए, जय जवान जय किसान का नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा, तमाम नारे होते होते इनके नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा लगाया कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, इतना अवमूल्यन हो चुका है कि अब वो लगा रहे बटोगे तो कटोगे। साहब, किससे बटोगे, किससे कटोगे, कहाँ बांटने की बात हो रही, किसको काटने की बात हो रही है, ये कुछ नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप संविधान की शपथ लेकर के जब सूबे के में तो सबके लिए आपने शपथ लिया होगा कि प्रत्येक नागरिक जो उत्तर प्रदेश का है या देश का शपथ लेते हैं, तो देश का प्रत्येक नागरिक वो आपका है और उसके सबके लिए आपकी जिम्मेदारी बराबर है। लेकिन नहीं, मैं आता हूँ उनके जो इन्होंने वादा किया था 2022 योगी आदित्यनाथ जी ने वादा किया था, क्या इन्होंने कहा था किसान को 14 दिन में गन्ना भुगतान करेंगे, नहीं तो 15वें दिन से ब्याज देंगे। ये इनका वादा केवल वादा की किताब में रह गया है, आज तक इस पर कोई काम नहीं किया इन्होंने। नौजवानों को कहा था कि मोदी जी ने तो करोड़ों रोजगार की बात की थी, नौकरियां देने की। इन्होंने 2022 में अंतिम वादा मैं याद दिलाता हूं, इन्होंने वादा किया था सत्ता में आते ही पहले वर्ष में 10 लाख नौजवानों को नौकरियां देंगे। आप बताइए 2017 से लेकर के 1.5 दर्जन परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के अंदर लीक हो गई हैं। आप आरओ का देख लीजिए किस तरह हुआ। नौजवान आयोग के सामने मोबाइल की टार्च जलाकर रात भर खड़ा था और ये कह रहे थे नहीं कुछ नहीं हुआ है। अंत में जांच हुई, परीक्षा निरस्त करनी पड़ी और योगी आदित्यनाथ जी ने, याद होगा, 2 मार्च को कहा था कि परीक्षा निरस्त कर रहे, 6 माह के अंदर सफलता पूर्वक परीक्षा संपन्न कराएंगे और आज 9 माह बाद जारी भी किया। तो सुप्रीम कोर्ट और असंवैधानिक जो संविधान सम्मत व्यवस्था उसको ताक पर रखते हुए जो प्रोसेस एक बार शुरू हो जाता है किसी नोटिफिकेशन के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं उस प्रोसेस में। लेकिन देखिए उसके बाद भी मनमाने तरीके से प्रोसेस कर दिए। आज हजारों नौजवान जिसको पढ़ना चाहिए, जिसके हाथ में कलम किताब होना चाहिए, जो माँ बाप का जो खेत गिरवी रख के अपना फसल बेच करके किस तरह से पढ़ने भेजते हैं, उसको आयोग के सामने धरना प्रदर्शन मजबूर होना पड़ रहा है।
जिस तरह से किसान की स्थिति देख लीजिए, इन्होंने कहा था आय दोगुनी कर देंगे, आज किसान की क्या हालत है, डीएपी के लिए जो है लाइन में खड़ा है, रात रात भर मारपीट, उसके साथ पुलिस के डंडे चल रहे हैं, ये स्थिति बिल्कुल, इन्होंने बहुत क्रिएट से कर दिया। मुद्दे हैं ऐसे आधी आबादी, धर्मेंद्र जी ऐसे लेट मी बहुत से कंप्लीट मुद्दे हैं प्लीज जिन पर चर्चा साहिल जी, करना बस 30 बहुत सेकंड में अपनी बात जरूरी है, समाप्त पर करूंगा। आज मैं पोस्टर आधी वार आबादी, के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। बहुत जरूरी है हर मैं बात पे उसी चर्चा पर आ रहा हूं, क्योंकि मैं क्योंकि साहिल जी उसी बेरोजगारी भी पोस्टर वार पर ही एक आ रहा हूं। मुद्दा है, अहम मुद्दा है, उस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, उनसे पहले एक मिनट ले लेता हूं, उसको फिर मैं दोबारा आपका रुख करूंगा। और रवि और अजय, जिस तरीके से पोस्टर वार लगातार देखने को मिल रहा है, आप किस नजरिए से इस चीज को देखते हैं? और साथ में मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि ये जो 9 सीटें हैं जिनमें उपचुनाव हो रहा है, तो इसमें क्या त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकेगा? क्योंकि बसपा ने भी इन 9 सीटों के ऊपर काफी मत हासिल किए थे पिछले चुनाव के अंदर, 2022 में काफी मत हासिल किए थे। जी बिल्कुल साहिल जी, हमें यह समझना होगा कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए उसमें जिस प्रकार से बीजेपी को जो उम्मीद थी उससे बहुत कम सीटें आई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह लगने लगा था कि बीजेपी की स्थिति उत्तर प्रदेश में पहले से खराब हुई है। लेकिन इसका रीजन क्या रहा? कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां यह जनता को समझाने में कामयाब रही कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं संविधान को बदलने की बात लोगों को समझाई गई। तो ऐसे में जो वोटर था खासकर बसपा का, वो कहाँ खिसका? वो खिसका सपा की तरफ, वो खिसका कांग्रेस की तरफ, उसे भाजपा लेने में कामयाब नहीं रही। लेकिन आज की जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, तो ऐसे में मुझे लग रहा है जो पोस्टर वार चल रहा है, जिस प्रकार से खुलकर कह दिया गया कि कटोगे तो बटोगे, मतलब बात 80-20 पर आ चुकी है। इसमें साफ साफ स्पष्टीकरण यही दिख रहा है कि जो 80-20 की बात आई है, इसमें जो भाजपा का नारा बटोगे कटोगे, और जो बस सपा का नारा है उसमें यह कहा गया कि अली भी है, बजरंगबली भी है, और साथ में पीडीए की संगठित टोली भी है। मतलब खुलकर यह बात कही जा रही है कि उनको पीडीए भी चाहिए, अली भी चाहिए और बजरंगबली भी चाहिए, मतलब खासकर कि सबको साथ लेकर चलने की बात हो रही है। लेकिन बीजेपी को यह मालूम है, क्योंकि लोकसभा चुनावों से पहले भी जिस प्रकार से बीजेपी को उम्मीद थी, वो कहीं ना कहीं इसलिए भी गिरती नजर आई क्योंकि बीजेपी को कहीं भी मुस्लिम वोट नहीं मिला। जहाँ पे थे, जहाँ पे जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका पूरा फायदा बीजेपी की तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि उसको वो वोट बैंक नहीं मिला। इस कारण कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से जो है खुलकर बीजेपी सामने आ गई है। और इसमें पोस्टर वार के अंदर आप देखेंगे तो है तो सेफ है, तो कहीं बड़े नेताओं की तरफ से भी आ रही है, तो ना सिर्फ छोटे नेता, अब बड़े नेता भी खुलकर बोलने लगे हैं और मंचों पे बोल रहे हैं। तो ऐसे में यह बात स्पष्ट हो चुकी है, ये सिर्फ पोस्टरबाजी नहीं है, यह एक खुली जंग है और पूरी तरह से तैयारी है कि क्योंकि अब उनको पता है कि अब जो चुनाव है ये 2027 का सेमीफाइनल है और यहीं से रणनीति तैयार है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, आप पूरे देश के अंदर आप देखिए, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावों के अंदर आपने देखा कि पूरी बाजी पलट गई। तो ऐसे में अभी जो है जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, देश के लगभग, आप पंजाब की बात करें वहां पे भी उपचुनाव होने हैं, जो है राजस्थान में भी होने हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी होने हैं, केरला में भी होने हैं, बंगाल में भी होने हैं, तो ऐसे पूरे देश के अंदर होने हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम इसे समझ सकते हैं, ये एक नब्ज टटोलने का समय है जनता का। ऐसे में बीजेपी पूरी तैयारी के साथ है और खासकर सपा भी इसको बुलाना चाहती है पूरी तरह से। वो चाहती है कि सभी दलों को साथ लेकर चले, उसे मतलब हिंदू वोटर भी चाहिए, उसे जो है मुस्लिम वोटर भी चाहिए, उसे दलित वोटर भी चाहिए, और ये पूरी तैयारी उसी को रणनीति को लेकर चली। लेकिन बीजेपी के स्पष्टीकरण साफ है कि उसको सिर्फ मतलब ध्रुवीकरण की राजनीति पे काम करे, और खासकर कहीं ना कहीं यह स्पष्ट दिख रहा है कि उसको मुस्लिम वोटर से दरकिनार होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कटोगे या बटोगे यह नारा पूरी तरह से यह दर्शाता है कि 80% की ही बात हो रही है, क्योंकि उनको पता है अगर उनको बेनिफिट मिलेगा तो इसी 80% से मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम वोटर उत्तर प्रदेश का कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देने वाला, यह बात वो जान चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खुलकर जो राजनीति है अब जो है घर मापे के आधार पर आ चुकी है। और से साफ तौर पर एआरओ के अभ्यर्थी थे वो सड़कों पर नजर आए। आज एक मुख्य मुद्दा जो था वो उत्तर प्रदेश के अंदर ये बना हुआ है, तो ये इन उपचुनावों के लिए कितना घातक साबित हो सकता है बीजेपी के लिए, या कोई हल जो है पूरे तरीके से निकाला जाएगा, अभ्यर्थियों की बातें सुनी जाएंगी? जी ये सवाल मेरे से जी नहीं, डॉक्टर अविरल मलिक से। का विषय है भारतीय जनता पार्टी का जहां तक मानना है, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबके हित में कार्य करते हैं।
हम किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके, हम इस दृष्टि से कार्य करते हैं। और जहां तक बात है इकोनॉमी की, ये कांग्रेस पार्टी के लोग इकोनॉमी की बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी है जिसने 60 साल इस देश पर राज किया, लेकिन वो गरीबों के खाते नहीं खुलवा सके। उन्होंने गरीबों के खाते नहीं खुलवाए। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इकोनॉमिस्ट थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन दोनों लोग जो खुद को इकोनॉमिस्ट कहते थे वो गरीबों के खाते नहीं खुलवा सके। उसके बाद इकोनॉमी की बात करते हैं। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से भी जानना चाहता हूं, क्योंकि इंडी गठबंधन के स्पोक्स पर्सन के नाते मौजूद हैं, तो आखिर किस आधार पर ये इकोनॉमी की बात करते हैं? ये बिना खाते खुलवाए किस प्रकार से इकोनॉमी की कल्पना कर सकते थे? हमने जनधन योजना के माध्यम से गरीबों के खाते खुलवाने का कार्य किया, गरीबों को बैंकों के साथ जोड़ने का कार्य किया। और अगर बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो जिस प्रकार से उदाहरण के रूप में मैं ले रहा हूं जनधन योजना को, मुद्रा योजना को, उज्ज्वला योजना को, स्वच्छता अभियान को, चाहे तमाम सारे कार्य गिन लिए जाएं, जीएसटी से लेकर नोटबंदी तक, इसमें हिंदू और मुसलमान के आधार पर कोई कार्य नहीं किया गया। अगर बिजली हिंदू के घर में जाती है तो मुसलमान के घर में भी जाती है, इस बात को इन्हें स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। यही समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इनके दो नेता थे, मुख्तार अंसारी भी, अतीक अहमद भी और गायत्री प्रजापति भी। 3 नेताओं का मैं नाम ले देता हूं। ये 3 नेता किस दलित का विकास कर रहे थे, इन्हें बताना चाहिए। अतीक अहमद ने कौन से दलित के हित में कार्य किया, मुख्तार अंसारी ने कौन से पीड़ित के हित में कार्य कर दिया। और जिस प्रकार से बात है मुजफ्फरनगर दंगे की, उस विषय पर भी इन्हें स्पष्टीकरण प्रदान कर देना चाहिए कि इनके शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के शहर मुजफ्फरनगर में भीषण दंगा हुआ, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर रहा। उस विषय पर समाजवादी पार्टी का कोई नेता प्रवक्ता उत्तर नहीं देना चाहता है। जहां तक बात है इंडी गठबंधन की, ये बेमेल गठबंधन है। चलिए हम जवाब ले लेते हैं, डॉक्टर अब्दुल मलिक जी जवाब ले लेते हैं, समय कम है, जवाब लेते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, आपको जवाब इस बात का भी देना पड़ेगा। और एक बात मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि बसपा कितना नुकसान पहुंचा सकती है सपा को, खासतौर पर कटहेरी में और कुंदरकी में और मीरापुर में। भारतीय जनता पार्टी के नेता के मुंह से आपने एक बार भी न छात्रों की चिंता के विषय में कोई आवाज जुबान खुली, न किसानों के, न नौजवानों को, न आधी आबादी के, न महंगाई पर, न बेरोजगारी पर, न मां गंगा की सफाई पर, न मेट्रो सिटी पर, न काशी को कोयटों का वादा बना के पेरिस बना देने पर एक बार भी जुबान नहीं खुली। हाँ, ये मुख्तार अंसारी और यहाँ वहां भटकते रहे। अब आपका सवाल है बहुजन समाज पार्टी के चुनाव लड़ने न लड़ने का। देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, उसके लड़ने न लड़ने से उसका अधिकार है, वो लड़ेगा, वो अपना मत पाएगा। वो जो मेहनत किया होगा जनता सब देख रही है, जनता समझ रही है। जनता को मालूम है कि नकारात्मक राजनीति करने वालों को जनता ने 2024 में हाफ किया। जनता उत्तर प्रदेश की चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, किसान हो, आधी आबादी हो, महिला हो, चाहे अन्य वर्ग के लोग हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो, अल्पसंख्यक हो, अगड़े हो, सारे लोगों ने नारा दिया था 24 में भाजपा हाफ और 27 में साफ। उसका कारण है कि वो जब जनता के हक और हुकूक और सवालों पर एक बार भी खरी नहीं उतरी, तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने का मन उत्तर प्रदेश की जनता ने बना लिया। ये 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और ये बुनियाद होगी कि 27 में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से कम यूपी से सफाया हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। रुक करना चाहूंगा, हमारे साथ रवि अरोड़ा जुड़े हुए हैं, राजनीति विश्लेषक। मैं रवि अरोड़ा जी ये बात आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से 9 सीटें हैं उपचुनाव के लिए, तो ये 2027 के लिए कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेंगी? हम इसे पूरी तरह से सेमीफाइनल तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जनता का मूड हमें समझना होगा, क्योंकि 2024 के चुनावों के बाद यही एक चुनाव है जिसके अंदर पता चलेगा कि कितनी स्थिति बीजेपी के लिए प्लस हुई है और कितनी माइनस हुई है। और खासकर जिस प्रकार से 2 राज्यों के अंदर चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसे में वहां पे जो क्या रिजल्ट आते हैं और क्या ये सब बातें मायने करेंगी 2027 के चुनावों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ही सीढ़ी है जो प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंचती है। इसके लिए बीजेपी की भी पूरी तरह से कोशिश रहेगी कि वो दोबारा सत्ता में है, और कहीं ना कहीं सपा के पास भी एक सुनहरा मौका होगा कि उसको उसे वनवास जो काट रही है उसे वहां पहुंच सके। तो मुझे लगता है ये चुनावों की बड़ी अहमियत वैसे रहने वाली, क्योंकि पूरी तरह से जो है दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। और खासकर
जिस प्रकार से पोस्टर वार चल रहा है और जिस प्रकार से बयानबाजी चल रही है लगातार, तो ये लगता है कि इन सीटों को जीतना नाक का सवाल है। और चाहे इन सीटों का असर हो या ना हो, लेकिन इतना तय है कि लोगों के मन में एक मैसेज देने की कोशिश जरूर की जाएगी कि अगर जो पार्टी जीतती है कि हमने जीत हासिल की है। तो इसका प्लस पॉइंट यही रहेगा कि 2027 तक की जो तैयारी होगी उसके अंदर एक कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अच्छा काम वो बन सकता है। बिल्कुल, हम ये सोच सकते हैं कि 2027 के लिए एक बेस है ये उपचुनाव जो 9 सीटों पे हो रहा है और कितना अहम रहने वाला हर पार्टी के लिए। और जिस तरह से भाजपा की लोकसभा के अंदर सीटें रही हैं 2024 के अंदर, तो वो भी देखते हुए आप रुख किस तरह, क्योंकि इन सीटों के ऊपर ज्यादातर यादव वोट है और ज्यादा मुस्लिम वोट है। अब देखना होगा इन सीटों पर जीत कौन दर्ज करता है। धन्यवाद डॉक्टर अफजल मलिक आपका भी, और धर्मेंद्र सिंह आपका भी, और रवि अरोड़ा आपका भी। समय कम था हमारे पास, चर्चा का विषय बहुत लंबा था। पोस्टर वार लगातार जारी है, अली भी है, बजरंगबली भी है और पीडीए की एकता की टोली भी है। अब ये नया निकल के सामने आप कल देखते हैं कल कौन सा नया ये पोस्टर वार निकल के सामने आता है। फिलहाल आज के बाद भारत की में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।